ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से मैं फिर वीडियो लेकर आ गया हूँ। उन्होंने मुझे ताकत दी आज वीडियो बनाने की। ठीक है, कहते तो वो हमेशा है, लेकिन मैं ही हूँ जो उनकी बात नहीं सुनता। सो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, सो बिना कोई देर करे लेट्स स्टार्ट। तो मैं सीन चेंज कर दिया और अब आपको डेटा एनालिटिक्स 0K051 दिख रहा होगा। और इसमें मैं अब आपको यहाँ पे आगे चीज़ें बताना शुरू करूँगा। तो यूनिट 1 पार्ट 1 में कवर कर चुका था, पर मैं अब यूनिट वन पार्ट 2, यस, वो कवर करूँगा। तो सीधा मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसमें मैं पहुँच जाऊँगा सीधा। और यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा के 3 प्रकार होते हैं आपके, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, मैं इसमें वो भी ले लेता हूँ अगर मुझे वो मिल जाए। आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि इसमें मिलेगा। चलो ठीक है, ऐसे मैं माउस से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखा डेटा स्ट्रक्चर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सेमी जो स्ट्रक्चर डेटा होता है पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो होता है पार्शियल ऑर्गेनाइज, मतलब डेटा में कुछ हायरार्कीज हो सकती हैं, टैग्स हो सकते हैं, मार्कर्स हो सकते हैं जो एलिमेंट्स को सेपरेट करें। जैसे आपके टैब सेपरेटेड वैल्यूज होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, CSV TSV फॉर्मेट, उन्हें हम कहते हैं। वो भी टेबल रोज एंड कॉलम्स में ही होता है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो सेपरेट करने की होती है, राइट। तो उनको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, मैं अपने स्क्रीन में सामने देख भी पा रहा हूँ, तो कैमरा भी दिख रहा है अच्छे से। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, सॉरी, अब अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में सिंपल सी बात आती है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और टेक्स्ट आपका जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है, लोकेशन हो गई जैसे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी यूज्ड। अब टेक्नोलॉजी यूज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, राइट, इसमें मैं बात करूँ तो RDBMS की फंडा आता है यहाँ पर। RDBMS लाइक MySQL, Oracle, SQL सर्वर, कुछ इस प्रकार का। डॉक्यूमेंट बेस्ड फॉर्म्स आपकी कुछ इस तरह से आती है आपकी, जैसे MongoDB, JSON, XML फाइल्स, इस तरीके से आती है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है फाइल सिस्टम्स, मतलब ये डॉक्यूमेंट MongoDB किस पे काम करता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे, राइट। और MongoDB के ऊपर भी मैं एक प्रेजेंटेशन अलग से ले आऊँगा कि चीज़ है क्या, एकदम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे इसको। और फाइल सिस्टम्स में NoSQL, जैसे इलास्टिक सर्च और ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है, वहाँ पे भी आपका रहेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में भाई स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सेट हो रखा है अपने हिसाब से, हर एक की अपनी जगह निश्चित हो रखी है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी इतनी। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे, स्कीमा, स्कीमा मीन्स जो टेबल फॉर्मेट जो हमने बना रखे उसको स्कीमा कहते हैं। जैसे अलग अलग टेबल्स बना रखी है, हर टेबल का लिंक दूसरे से है, मतलब किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके सेकेंडरी की या आपकी बन रखी है या फॉरेन की बन रखी है, ठीक है। तो अब उसको कैसे टैकल करेंगे, तो उसमें अगर एक भी चेंज करूंगा तो सब चीज़ हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो काफ़ी कम फ्लेक्सिबल होता है, उसमें बहुत कम गुंजाइश होती है उसमें चेंजेस करने की। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ चलते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ जब बढ़ने शुरू होते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि भाई जो डेटाबेसेस है, जैसे हमारे जो भी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमारे MongoDB की बात करें, NoSQL की बात करें, इन सब में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ वर्जन। भाई सीधी सी बात है, वर्जन मैनेज करना है मुझे, मतलब अगर मैंने टेबल बनाई है, तो आज का मैंने वर्जन 1 रख दिया, फिर अगले हफ्ते मैंने टेबल अपडेट की, तो वर्जन 2 हो गया, वर्जन 3 हो गया, वर्जन 4 हो गया, इस तरीके से हो गया। अब स्ट्रक्चर डेटा में वर्जनिंग नेटिव नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, पर इंप्लीमेंट की जा सकती है एडिशनल लॉजिक के द्वारा। बस सीधी सी बात है, मतलब इनबिल्ट नहीं है, वो अंदरूनी मामला नहीं है, उसको आपको करना पड़ेगा, अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड में जैसे MongoDB है, उसमें वर्जनिंग आपकी नेटिवली प्रेजेंट होती है। नेटिव मतलब उसका निवासी है, वो स्थायी है, वहीं का रहने वाला है। तो MongoDB सपोर्ट करेगा करेगा वर्जनिंग को। पर अनस्ट्रक्चर्ड में कोई इनहेरेंट, मतलब कोई भी इनहेरिटेड कोई वर्जनिंग नहीं है, मस्ट बी मैनेज्ड मैनुअली या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो चूंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मुझे वर्जन्स भी सेट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात है कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा रहे आपका, तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका रोबस्टनेस। रोबस्टनेस की जैसी बात है कि यहाँ पर आपको एक चीज और दिख रही होगी, एसिड प्रॉपर्टीज दिख रही होगी, राइट। तो मैं फटाफट पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एसिड प्रॉपर्टीज होती क्या है। ओके देन, एसिड प्रॉपर्टीज के मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, या आप DBMS में पढ़ेंगे भी इस चीज को। ए का मतलब हो गया एटॉमिसिटी,
ठीक है। और एटॉमिसिटी का मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर मैं ए अकाउंट से बी अकाउंट में अगर कुछ पैसा ट्रांसफर हो रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो यहाँ से माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, राइट। तो इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी, टेक्स प्लेस एट वंस और डजंट हैपन एट ऑल, सिंपल एटॉमिक इन नेचर। कंसिस्टेंसी, भाई पहली बात, आपका जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए ट्रांजेक्शन के बाद। ऐसा ना हो कि यहाँ से पैसा कट गया, वहाँ पैसा जुड़, वहाँ पैसा नहीं जुड़ा, या पैसा मिल गया लेकिन यहाँ नहीं कटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अपडेशन मेरा बराबर होना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप अपने नेम चेंज की आप एप्लीकेशन दे रहे हो, या ब्रांच चेंज की एप्लीकेशन दे रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी, आपसे कॉलेज को तो दे दी, कॉलेज से आप एक्सपेक्ट करोगे वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ भाई आपका ब्रांच चेंज हो गया है। तो मान लीजिए आपका ब्रांच चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया कॉलेज के रिकॉर्ड्स में, लेकिन यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। देन आ गया आइसोलेशन। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं आपकी, वो अकर होती हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, ठीक है। और डी हो गया आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं सक्सेसफुल में, वो सारे का सारे सेव्ड रहे, ठीक है। इवन इफ द सिस्टम फेलियर अकर्स, मतलब आपके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने यूपीआई पेमेंट किसी को किया है, ठीक है, जब तभी बैंकिंग सिस्टम को भी ड्यूरेबल होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कोई पेमेंट आपने की, पेमेंट उस तक नहीं पहुंची, तो क्या आता है कि भाई पेमेंट फेल्ड हो रहा है या प्रोसेसिंग में अटक जाता है। तो क्या लिखा आता है, 48 आवर्स तक का टाइम लगता है उसमें। अगर आपका ट्रांसमिट नहीं हुआ, अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी आती है ड्यूरेबिलिटी की। आइसोलेशन मतलब आपका कि हर ट्रांजेक्शन आपकी अलग अलग होनी चाहिए, मल्टीपल ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए, किसी एक ट्रांजेक्शन का दूसरे ट्रांजेक्शन में कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी आ गई इसके ऊपर। ओके, सब नेक्स्ट बात आती है स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी क्या होता है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी, ठीक है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, दो चीजें आती है। वर्टिकल स्केलेबिलिटी मतलब मैं एक एक वर्टिकली ऐड करता जा रहा हूँ, या वर्टिकली और इसमें करूंगा। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल स्केलेबिलिटी मतलब नीचे में बड़ा बड़ा वर्टिकली बढ़ सकता हूँ और आगे एक्सपैंड कर सकता हूँ। और वर्टिकली एक्सपैंड करने का मतलब क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है भाई, वर्टिकली एक्सपैंड करने का मतलब हो गया आपके रोज कनेक्ट हो रही है, ठीक है, एक रो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो आप वर्टिकली बढ़ते जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा में वर्टिकली एक्सपेंशन, वर्टिकल स्केलेबिलिटी बहुत आसान है, कॉमन है, आप इसमें रोज ऐड कर सकते हैं। पर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इट्स मोर चैलेंजिंग, आपको नए रो, नए कॉलम्स ऐड करने हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड के ऊपर बात आ गई। सेमी स्ट्रक्चर्ड में देखो साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इजियर टू स्केल हॉरिजॉन्टली ड्यू टू फ्लेक्सिबल स्कीमा। तो आप हॉरिजॉन्टली स्केल आप कर सकते हो, स्कीमा यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड तो वैसे ही बहुत हाईली स्केलेबल है, क्योंकि उसमें आपने कोई निश्चित ही नहीं किया, ना आपने टेबल बनाए, ना रो बनाई प्रॉपरली, तो आप उसको स्केलेबिलिटी कैसे भी कर सकते हैं। बट मे रिक्वायर एडिशनल सॉफ्टवेयर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। देन आ गया परफॉर्मेंस ऑफ क्वेरी, ठीक है। अब क्वेरी की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, भाई सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी, क्वेरी कैसे होती है परफॉर्म, मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। लेट मी गो टू माय गूगल क्रोम फर्स्ट, और यहीं पे मैं आपको एक एसक्यूएल क्वेरी का एग्जांपल देता हूँ। एसक्यूएल क्वेरी एग्जांपल जिफ, मैं जिफ ही कोशिश करूँगा कि आपको जिफ दिखाऊँ, मतलब शॉर्ट एनिमेशन टाइप का। जैसे कोई भी है एनिमेशन, जैसे ये कई सारे जिफ्स बनी हुई आ रही हैं, कौन सी पकड़ूँ, जैसे देखो ये सेलेक्ट स्टेट काउंट स्टार फ्रॉम फेसबुक ग्रुप बाय स्टेट, इस तरह से फेसबुक नाम की टेबल आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल टेबल क्या बन रही है, स्टेट और काउंट स्टार, ठीक है, कितनी बार काउंट आ रहा है, स्टेट अलग निकालो, तो स्टेट, दो स्टेट्स है, कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा। सी ए मीन्स कैलिफोर्निया, ठीक है, एंड स्टेट एफ एल हो गया फ्लोरिडा का। तो उसमें से जो जो है उन सबके काउंट करते जाओ, ठीक है, कितने बार आ रहा है, तो आपका सी ए आ रहा है 3 बार आ रहा है, और एफ एल आ रहा है एक बार ही आ रहा है, तो वो काउंट करता जाएगा कितनी बार आया। तो ये हो गया आपके सिंपल क्वेरी। ऐसी होती है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी इसका हम देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आपके कुछ इस प्रकार की होती है, इस तरीके से दिख जा भाई। देखो ये बड़ी, बहुत बड़ी क्वेरी है, देखो अगर आप ये ध्यान दोगे इधर, तो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी, देखो देख रहे हो आप ये चीज, ठीक है। अब इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं, तो स्ट्रक्चर डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में कैसे परफॉर्म करेगी भाई।
चलो वापस हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो हाई परफॉर्मेंस जो होगी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा है मेरा। डेटा जब स्ट्रक्चर्ड होगा, प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड होगा, अच्छे से उसको बिठाया गया होगा, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज परफॉर्म करनी होंगी वो ज़्यादा आसान होगी, उनकी परफॉर्मेंस हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करूँ तो परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, तो मॉडरेट परफॉर्मेंस आ गई। और अनस्ट्रक्चर्ड में तो खैर बहुत ही स्लो है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कोई मेंटेन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन की बात आ गई तो एसेट प्रॉपर्टीज की बात आएगी। तो एसेट प्रॉपर्टीज आर स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, ठीक है, क्योंकि आपका रोबस्टनेस है तो एसेट मेंटेन रहेगा स्ट्रक्चर्ड में। सेमी स्ट्रक्चर्ड में थोड़ा कम रहेगा, अनस्ट्रक्चर्ड में तो और कम रहेगा। तो अंग्रेजी आपके सामने, आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, देखो, राइट। मैं कैसा दिख रहा हूँ आई डोंट नो, आपको दिख पा रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी डेटा। भाई आपका जो सिंपल सा फटाफट कर लेते हैं इसको। एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, ये चीज़ें हर एक के देखो डेफिनेशन में लिखी हुई है और इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गया, डेटा इज कंसिडर्ड एक्यूरेट व्हेन इट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रियल वर्ल्ड सिनेरियो और ऑब्जेक्ट इट इज सपोज टू रिप्रेजेंट। सीधी बात है भाई, डेटा को एक्यूरेट तभी समझाएगा जब रियल वर्ल्ड को ही आप अच्छे से समझा पाए, ठीक है, सिनेरियो को समझा पाए। नहीं तो इनएक्यूरेट डेटा कैन लीड टू इनकरेक्ट एनालिसिस और फॉल्टी कंक्लूजन। ये सारी अंग्रेजी है। कंसिस्टेंसी में क्या हो गया भाई, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा यूनिफॉर्म होना चाहिए अक्रॉस मल्टीपल डेटा फील्ड्स या रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। देखो हर एक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। कंप्लीटनेस, कंप्लीट डेटा सेट्स कंटेन नो गैप्स, ठीक है, व्हाटसोएवर, और मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो कंप्लीट होना चाहिए डेटा, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ गया रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस। रिलायबिलिटी का मतलब रिलायबल है, रोबस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका कि डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आज आपने जो डेटा सेट देखा कल को वो बदल गया, तो आप किसे सही मानेंगे यार कि ये सही था या वो सही था, राइट। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। टाइमलीनेस है, टाइमली डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो टाइमली अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे आपकी एनआरएफ रैंकिंग्स होती है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ की, एनआरएफ की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको सारी डिटेल्स दिखती रहेंगी। तो अगर वो टाइमली अपडेट नहीं होंगी, पुराना डेटा पड़ा रहेगा, तो फिर उस डेटा का कोई काम नहीं है, वो क्वालिटी उसकी खराब है, गुड क्वालिटी डेटा नहीं है। तो ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ डेटा, पूरे ओवरऑल क्वालिटी कैसी है वो उसका बताते हैं। एंड पुअर क्वालिटी ऑफ एनी ऑफ दीज एरियाज, इट कैन कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी ऑफ द डेटा, ठीक है, मतलब उसका जो इस्तेमाल है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग आ गया बिग डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा भाई, डेटा आपका रॉ फैक्ट्स, स्टैट्स, कलेक्टेड फाइनेंसेस, ये सब चीजें होती है। तो बिग डेटा क्या है भाई, बिग डेटा रेफर करता है एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। चलिए इसका एग्जांपल भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं स्ट्रेस नहीं करता, अभी पहले आपको चीजें दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ बिग डेटा, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ठीक है, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, रिटेल एंड कस्टमर एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मार्केट, स्मार्ट सिटीज, ठीक है, ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। वही बिग डेटा के जो टाइप्स हमने डेटा के टाइप्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन, वही हमारे बिग डेटा के भी है, सेम चीज, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, सिंपल। नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखें, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम हो गया कितना बल्कि डेटा, भयंकर भराव पड़ा एकदम जबरदस्त। तो अमाउंट ऑफ जो वास्ट डेटा है, मतलब पेटाबाइट्स, टेराबाइट्स, योटाबाइट्स में, योटाबाइट्स वाईबी, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड, जिस डेटा से, जैसे जितनी स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, जितना जनरेट डेटा भेजा जा रहा है, ठीक है। और वैरायटी भाई, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तीन प्रकार तो वैसे ही हो ही गए आपके डेटा के। प्लस वेरासिटी, भाई कितना सच है, मतलब अगर मिसिंग वैल्यूज हैं या गड़बड़ है डेटा, टाइमलीनेस नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, तो उसकी वेरासिटी, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस जो है, ट्रूथफुलनेस है कि कितना सही है डेटा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ गया वैल्यू, भाई वो डेटा जो आप निकाल रहे हो, जो आप ले रहे हो, उसकी कोई वैल्यू तो होगी, राइट। तो जो इनसाइट्स आप जनरेट कर रहे हो, डिस्टेंस उसके ऊपर करोगे, तो इसलिए वो डेटा की वैल्यू होगी, नहीं तो उस डेटा का कोई काम नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एडवांटेजेस इसके देखिए, देखो, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। अच्छा ये सारा थ्योरेटिकल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप एज अ नोट्स भी इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा। तो ये भी एक और आपका एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, भाई डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी, कस्टमर पर्सनलाइजेशन होगा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सब अंग्रेजी है बहुत सारी इसके अंदर।
चैलेंजेस कौन से बिग डेटा के वो भी यहाँ पे बता दिया मैंने। देखिए डेटा स्टोरेज, क्वालिटी, सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग की स्पीड, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, टैलेंट का गैप। टैलेंट गैप तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो यहाँ देखो, टैलेंट गैप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टैलेंट गैप तो इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं यार, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका टैलेंट आपको आना चाहिए इस डेटा के एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। कंपनी को चाहिए ये, ठीक है, राइट, कंपनी को चाहिए ये, आप हो ऐसे, राइट। तो फिर टैलेंट का गैप रहेगा, तो आपको क्या करना है, ये होना है, तभी मिल पाएंगे, राइट, तभी मिल पाएंगे। सो ये हो गया आपका चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। देन स्टेप्स इन्वॉल्व डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ अभी वेबसाइट पे आपको फटाफट दिखा देता हूँ। वेबसाइट स्टैट्स, वेबसाइट स्टैट्स, होल्ड ऑन, मैं अभी सर्च करके बताता हूँ। राइट, ये वाली साइट थी worldometers.info। तो मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, कर सकता हूँ क्या, एक मिनट। तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये देखो, दिस इज द वेबसाइट वर्ल्डोमीटर्स, worldometers.info, दिस इज द वेबसाइट, इसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे देखो कई चीजें देखी हुई आपको दिख जाएंगी। देखो करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, देखो 8,60,917,150 समथिंग हो रही है, राइट, इतना हो रहा है। इसका सोर्स भी आप देख सकते हो कहाँ से आ रहा है, प्लस में अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये 2022 यूनाइटेड नेशंस रिवीजन, ठीक है, रीच 8 बिलियन ऑन November 15, 15 नवंबर को 8 बिलियन रीच कर दिया था। प्रोजेक्टेड टू रीच 9 बिलियन इन 2037, 2037 तक, और 10 बिलियन हो जाएगा 2058 अगर इसी रेट से चलते रहे तो। और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, डबल्ड इन 40 ईयर्स। तो इस डेटा से क्या क्या देखो, ये देखो चीजें मिल रही है हमें, कंक्लूजन क्या क्या निकल रहे हैं, राइट, जिसको कहते हैं इनसाइट्स कहते हैं। चलिए और दिखाता हूँ, वर्ल्डोमीटर आपका दिख जाएगा, वर्ल्डोमीटर का डिटेल इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड्स एंड मोर। देखो ट्रेंड्स एंड मोर भी दिखाएगा, ये ऐड भी आ रहा है, कोई बात नहीं। रिट्रीविंग डेटा, ये सारी चीजें, ये कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 20 कंट्रीज, टॉप 20 कंट्रीज लाइव, ठीक है, बाय रिलीजन, रीजन, डेंसिटी, पॉपुलेशन बाय कंट्री। चलो बाय कंट्री देखते, चलो भारत का देखने का प्रयास करते हैं। भारत का देखिए, भारत पे क्लिक करता हूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन इस समय ऐसे हो रही है, देखिए लाइव है, लाइव आप देख रहे हो मेरे चैनल पे 1.431, राइट, करोड़, 1.4 बिलियन, तो 143 करोड़ की जनता है इस समय, राइट। ये पॉपुलेशन आप देखिए कैसे थी 1950 में, 1951 में अराउंड 357 मिलियन था, 350 मिलियन, जो यूएस की पॉपुलेशन के बराबर ही था उस समय 1950 में। फिर बढ़ते 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 ये एकदम से शूट अप की है, 8 मिलियन, 900 मिलियन, ठीक है। 1 बिलियन पॉपुलेशन तब हो गई थी 1997 के आसपास, 1997 में 1 बिलियन की पॉपुलेशन हो गई थी, और आज देखिए हम 1.4 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा बेंड सा, आज ऐसा लग रहा है कि बेंड सा आ रहा है ना। ईयरली ग्रोथ आप देखोगे, देखो ईयरली ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई है। 1960 में ग्रोथ रेट ज्यादा थी, 2.21% था, लेकिन ग्रोथ रेट मेरी घटी है। ईयरली मतलब हर साल कितना पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो घटा है मेरा, देखो देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे कम गया है 2022 में, तो ईयरली ग्रोथ रेट 0.68 रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये काफी इस तरह से रहा है, 0.68 सबसे कम ग्रोथ रेट मेरी 2022 में रही है। बाकी इसके इनसाइट्स हैं, हिस्टोरिकल डेटा आपका ये रहा, ईयरली चेंज इस समय देखो 2023 में 0.81% है, तो थोड़ी ग्रोथ रेट बढ़ी है, क्योंकि कोविड के समय डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, ईयरली चेंज जितना हुआ है। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे, देखो 13 मिलियन के करीब लोग बढ़े हैं, 16 मिलियन बढ़े हैं हाइएस्ट,
2.21 इस तरह से %, ऐसे से बड़े हैं लोग। तो ये आप देख सकते हो अर्बन पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, फर्टिलिटी रेट कितना है, तो फर्टिलिटी रेट 2 के करीब है। ठीक है, मतलब हर एक के 2-2 बच्चे हो रहे हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब ये हो गया एवरेज पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, देखिए भाई तो कितने बच्चे हो रहे थे, देखिए 5.91 फर्टिलिटी रेट देख रहे हो। 1955 में 6 के करीब था फर्टिलिटी रेट, तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए किया गया था ना। अब फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। मीडियन रेंज एज जो है 28 साल की मीडियन एज है आपकी। ठीक है, माइग्रेंट्स चले गए हैं, माइनस हो रहा है माइग्रेंट्स, नेट माइग्रेंट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, पहले माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हुए थे, देखो 1990 में माइग्रेंट्स आए थे, बाकी माइग्रेंट्स कम हो जा रहे हैं, मतलब माइनस भी ज़्यादा हो रहा है, कई लोग देश छोड़ के बहुत जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड जो कंट्री शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है 17.76, तो 17% के करीब रहा है कितने साल से, मतलब 2000 से लेकर वर्ष 2000 से 2023 के वजह 17 के करीब हमारा 17% हमारे पॉपुलेशन का कंट्री हमारे कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। तो ये आपके इंफॉर्मेशन है। बाकी फोरकास्ट है, ये आप देख सकते हो कि अगर इसी रेट से बढ़ता गया तो हमारा पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है, तो बाय 2050 1.6 बिलियन हो सकती है। ठीक है, इतनी हम लगा के देख रहे हैं यहाँ पर। अर्बन पॉपुलेशन 52.5% हो जाएगी। अभी इस समय करंटली अर्बन पॉपुलेशन 36% है, मतलब 36% जनसंख्या 1.43 बिलियन, मतलब 143 करोड़ की जनसंख्या में 36%। राइट, लेट मी रिकॉर्ड दैट ऑल्सो, मैं इसको मैं शॉर्ट्स में कर लेता हूँ। 143 करोड़ की जनसंख्या में 36% पॉपुलेशन क्या है, अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, बाकी पॉपुलेशन सारे के सारे रूरल पॉपुलेशन है, ये ध्यान रखो। तो हमारे करीब करीब 1/3 से थोड़ी ज्यादा, 1/3 से थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ किस में रह रही है, अर्बन सिटीज में रह रही है। अर्बन पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, जो शहरों में रह रही है। अब शहरों में भी आपके अलग अलग कैटेगरीज बनी होंगी, आपके कहीं झुग्गे झोपड़े में रह रहे होंगे, कहीं आपके लोअर मिडिल क्लास होगा, कहीं मीडियम होगा, फिर अपर मिडिल क्लास होगा। ठीक है, फिर हायर क्लास होगा। तो ये सब मिला के हो रहा है, ये सारा मिला के 36% है करीब करीब। ठीक है, बाकी का मतलब अगर बाकी में निकालूं 64%, 64% जनसंख्या इस समय अभी भी रूरल पॉपुलेशन है, गांव में रह रही है, कस्बों में रह रही है, तहसील में रह रही है, डिस्ट्रिक्ट्स में रह रही है, वो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 64% जनसंख्या आज की डेट में अभी भी गरीब है। तो ये चीज तो आप देख लेना, ये स्टैट्स बता रहे हैं इस समय। बाकी आप देखो ये भी चीज है। तो इसी के साथ भाई अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट्स के लिए भी अपना रिकॉर्ड कर लिया इस चीज को भी, तो मेन वीडियो में भी आ गया, उसमें भी आ गया। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देख सकते हो इस समय 72 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत के इस समय। इन्फेंट इमोर्टैलिटी 24.5, इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, मतलब करीब करीब 24 या से 25 के बीच में बच्चों की डेथ हो जाती है, इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है पर 1000 में से 24 से 25 मतलब की डेथ हो जाती है। और डेथ्स अंडर एज 5 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं उनकी 30.5 इस समय। तो मेन सिटी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है इस समय, ये 12 मिलियन, मतलब 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ ही होगा, कितना होगा, हाँ इतना ही होगा, या अराउंड 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। 10 मिलियन, 11 मिलियन होने जा रहा है। ठीक है, ये आपके पॉपुलेशन इंडिया, बोरोज, डिस्ट्रिक्ट्स, अर्बन एग्लोमरेशन सॉरी, ये सब इसमें है। बाकी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है देखते हैं जरा, अमरावती में 6 लाख। बाकी आप देख सकते हो सारी चीज़ें, पॉपुलेशन बाय कंट्री और सीजे सब देख सकते हो, नेशनल पॉपुलेशन लाइन सब चीज़ देख सकते हो। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। चलिए वापस से प्रेजेंटेशन बढ़ते हैं, फटाफट हम करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व डेटा एनालिसिस कौन कौन सी होती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डेटा के डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, आप पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें, देन कलेक्शन, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लोरेशन, एंड देन आपका आ गया मॉडलिंग,
वैलिडेशन, इंटरप्रिटेशन, विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग एंड एक्शन। ये 10 चीज़ें, 10 स्टेप में आपका कंप्लीट आपका डेटा एनालिसिस आती है। ठीक है, इसके ऊपर दिखाने के लिए आपको और आगे दिखाऊंगा मैं। टूल्स कौन कौन से? एक्सेल, आर, पाइथन, एसक्यूएल। ठीक है, ये सब डेटा एनालिसिस में पढ़ाए जाते हैं। टैबलो या पावर बीआई आप कह सकते हो, SAS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, राइट। पावर बीआई मैंने कहा था ना, मैटलैब, क्यूलिक व्यू, क्यूलिक सेंस, ये 10 टूल्स तो है ही एड्री, जो वो डेटा एनालिटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बाकी और भी है। तो अब आपका काम इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ओपन रिफाइन, K9, रैपिड माइनर, गूगल फ्यूजन टूल्स सॉरी टेबल्स, नोड एक्सेल, वॉल्फ्राम अल्फा और डाटाइको DSS, क्या इनके बारे में आप पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? तो जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ। अभी वीडियो को पॉज करो, इनको सर्च करो और बताओ। एवरीवन प्लीज डू दैट, ये जरूरी है ताकि जो भी वीडियो देखने आए तो उसको भी पता लगे इनका मतलब क्या है। एवरीवन मस्ट वॉच दिस। तो इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूजिंग पाइथन कैसे हो रहा है। तो मैं पाइथन वाले पे मैं ले चलता हूँ आपको, मैं आर पे भी दिखा सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको और मैं कर देता हूँ इस तरह से। तो पाइथन में सबसे पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये पहले लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पांडास, मैटप्लॉटलिब, scikit-learn, क्योंकि मशीन लर्निंग की बात आ गई। नेक्स्ट थिंग आ गई हमारे पास डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हमें टारगेट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन फीचर 1 एंड फीचर 2। दो फीचर अगर अपन लेके चल रहे हैं, दो एट्रीब्यूट लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो पांडास SPD, तो देखिए मैंने डेटा सिंथेटिक डेटा सेट मैंने तैयार कर लिया, फीचर 1, फीचर 2 और टारगेट 0101। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका यूनिट 2 के अंदर मशीन लर्निंग आएगा, इसलिए पहले ये चीज़ को जान के रख लो। डेटा की क्लीनिंग, इन दिस एग्जांपल डेटा इज ऑलरेडी क्लीन। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यू माइट यूज लाइक टूल्स लाइक टॉप NA, ठीक है, या फिल NA। ठीक है, तो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर दिस सिंपल एग्जांपल। नॉर्मली इसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। डेटा की एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के लिए मतलब आपको डेटा को एक्सप्लोर करना है, उसका स्कैटर प्लॉट बनेगा। मैंने बनाया नहीं अभी, मैंने सिर्फ आपको कोड लिख के दिया है। जस्ट ये स्केलेटन कोड है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी डेटा फ्रेम बना रहे हैं उसके फीचर, फीचर 2 और टारगेट के हिसाब से उसके हिसाब से उसका स्कैटर प्लॉट बन जाए, एक्स लेबल, वाई लेबल। फिर देन डेटा मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी आपकी मशीन लर्निंग का काम होता है उसे मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, वो आप काम कर सकते हैं, फिटिंग हो जाएगी। फिर डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए आपका एक्यूरेसी स्कोर निकालो कि आपका डेटा वैलिड हुआ कि नहीं हुआ, कितने अच्छे से आपका मशीन ने सीखा, समझा, जाना। डेटा का इंटरप्रिटेशन, यू इंटरप्रेट हाउ द वेल फीचर्स प्रेडिक्ट द टारगेट वेरिएबल। विजुअलाइजेशन में ऑलरेडी हमने स्टेप 5 में कर लिया है। और रिपोर्टिंग एंड एक्शन। तो ये 10 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, सो इसको जाके आप देख सकते हो। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैं एक और काम कर रहा हूँ बच्चे, आप लोगों के सामने अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। अपने गिटहब की मैं लिंक दे दूंगा, गिटहब पे मैं इस PPT को डाल दूंगा। ठीक है, उससे आप आराम से जाके देख सकते हो, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये हो गया काम। देन आर का आप खुद देख लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा आर का भी, देखो देख लेना, मैं दिखाया था आपको मैं। दिस इज आर लैंग्वेज फॉर यू। आर में आपको बस यहाँ पर पैकेज थोड़ा अलग हो जाएगा, इंस्टॉल पैकेजेस ggplot2, बस इसके ऊपर सारा काम हो जाना है। इसको मैं आपको अलग से मैं करके बताऊंगा, राइट। तो ये हो गया यूनिट 1 पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा यूनिट 1 पार्ट 3 लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। तो श्री कृष्णा की कृपा से मैं अब वीडियो आप तक लेकर आ पाया हूँ, और उनकी कृपा से अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो सिर्फ मेरी गलती है, श्री कृष्णा की गलती नहीं है। तो जितना मेरे बुद्धि में समझ पाया, जितना मैं आपको कोशिश करके समझा पाया, उतना मैंने वीडियो में कोशिश की है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो श्री कृष्णा की कृपा का ध्यान करते, उनका ध्यान करते, चरणों का ध्यान करते और इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।